ओके, देन आपकी हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर, इस पे भी टेस्ट है ना। चलिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वेरी इजी हेड ऑफ इनकम। इसमें एकदम स्पेसिफिक मेथड ऑफ कंप्यूटेशन है। इसमें हम लोगों को सबसे पहले जो GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू वो निकालना है, उसमें से एडजस्ट करते म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर, फिर हमको मिल जाता है नेट एनुअल वैल्यू NAV। उसमें से दो ही डिडक्शन अलाउड है, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ NAV अंडर सेक्शन 24 छोटा a, या रट्टा मार ली चैप्टर ने। एंड देन दूसरा इंटरेस्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B छोटा b, है ना, सही है छोटा b। तो सेक्शन 24B में इंटरेस्ट डिडक्शन। इंटरेस्ट डिडक्शन वैसे तो जनरली उसमें लिमिट नहीं होती, लेकिन अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है जिसका NAV मिल मान लिया तो उसमें लिमिट लगती है। एंड इवन वो ओल्ड रिजीम में ही मिलता है अगर इन दैट केस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट का डिडक्शन। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। एनुअल वैल्यू सेक्शन 23 में डिफाइंड है। एनुअल वैल्यू पे चार्ज लगता है। प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपेर्चुनेंट देयरटू एंड असेसी मस्ट बी द ओनर। ओनर इंक्लूड्स केसेस ऑफ डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर की 5 केसेस हैं। ओके, करना है क्या हाथों हाथ, बताइए। डीम्ड ओनर के 5 केसेस। पहला, एसेट ट्रांसफर टू spouse or minor child for inadequate consideration other than under an agreement to live apart or minor married daughter, ठीक है। सो इस केस में असेसी कोई ओनर मानते हैं। देन होल्डर ऑफ एन इम्पार्टिबल एस्टेट, जिसको बाय वर्च्यू ऑफ लॉ जिसका पार्टीशन नहीं कर सकते। देन मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ओनिंग द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे है, लेकिन उसके मेंबर को हम लोग डीम्ड ओनर मान लेते हैं। बायर इन द केस ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 53A, जिसमें सेलर ने पोजीशन दे दिया है, बायर ने कंसिडरेशन दे दिया या अग्री कर लिया देने को, एंड देयर इज एन एग्रीमेंट इन राइटिंग। तो द बायर बिकम्स द डीम्ड ओनर इवन दो ऑफिशियली उसके नाम पे रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है। एंड द लेसी इज ऑल्सो डीम्ड टू बी द ओनर इफ द लीज पीरियड एक्सीड्स 12 years, मोर देन और इक्वल टू 12 years, except for the case where it is lease period is less than 1 year, even if it is renewable और इफ इट इज अ मंथ टू मंथ केस ऑफ लीज। तो ये दो एक्सेप्शंस आ जाते हैं। तो डीम्ड ओनर की केसेस। फिर हमने देखा था कि बिल्डिंग जो है, यहां पर कोई भी टाइप की बिल्डिंग कवर्ड है, नॉट जस्ट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, इट ऑल्सो इंक्लूड्स कमर्शियल प्रॉपर्टी एंड ऑल टाइप्स। अगर बिल्डिंग के साथ साथ और भी कोई एसेट रेंट पे दे जा रहे हैं, तो दूसरे एसेट्स का जो रेंट है वो दूसरे हेड में टैक्सेबल होगा, सिर्फ बिल्डिंग का रेंट इस हेड में होगा। ओके, और अगर और कोई फैसिलिटीज दी जा रही है बिल्डिंग के साथ साथ, और कोई फैसिलिटीज सच एज गार्डनर फैसिलिटी या मेंटेनेंस चार्जेस या समथिंग एल्स, तो वो चार्जेस कहां टैक्सेबल होंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नॉर्मली, एंड उसमें से उसके खर्चे अलग से डिडक्ट हो जाएंगे। करेक्ट? अनलेस द लेटिंग आउट इज इनसेपरेबल, अलग अलग कर ही नहीं सकते बिल्डिंग को और उसके जो एसेट्स है, तो इन दैट केस द होल अमाउंट इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और बिजनेस इनकम एज द केस में भी। ये सब हमने देखा। नॉर्मली प्रॉपर्टी को रेंट पे देने की जो इनकम है वो इस हेड में टैक्सेबल होती है, लेकिन उसके भी फिर कभी कभार एक्सेप्शंस आ जाते हैं। जैसे कभी अगर असेसी का बिजनेस ही रेंटिंग आउट का, बिजनेस और लेटिंग आउट, तो फिर वो इनकम बिजनेस हेड में टैक्सेबल हो जाती है ना। कुछ कुछ उसके एक्सेप्शंस है। अगर इंसिडेंटल है, इफ द लेटिंग आउट इज इंसिडेंटल टू द मेन बिजनेस ऑफ द असेसी, जैसे अपने स्टाफ को कुछ क्वार्टर्स में रहने के लिए रेंट पे दिया है, तो दैट इज टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम। पढ़ा है हमने ऐसा कुछ, है ना। लेकिन अदरवाइज इवन इफ द एसेट इज हेल्ड बाय द असेसी एज अ स्टॉकिंग ट्रेड, बेचने के लिए खरीदा है, रखा है, तो भी उसकी इनकम को हम लोग हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानेंगे, उसकी जो रेंटल इनकम रहेगी अगर। तो यस, अब यहां पर ये सिंपल सा फॉर्मूला है। एनएवी के पहले जीएवी निकलता है। जीएवी के लिए हमको देखना पड़ता है 3 चीजें, 4 चीजें इनफैक्ट, है ना। फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू, विच एवर इज हायर बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट, गिव्स अस व्हाट? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, जिसको उसकी घर पे मम्मी क्या कहलाती है? एनुअल लेटिंग वैल्यू, उसका नाम है ना दूसरा, एनुअल लेटिंग वैल्यू। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट को हम लोग कंपेयर करेंगे विथ एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर इज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। समझ रहे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम लोग म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करेंगे, फिर एनएवी मिलेगा, और फिर ये दो आपने जो डिडक्शंस बताए। फिर हम लोग ने इसमें अलग अलग केसेस देखा था, कुछ याद आ रहा है क्या? ये पहला नॉर्मल केस था। नॉर्मली आपका हाउस प्रॉपर्टी का आंसर सिमिलर फॉर्मेट में ही रहेगा, है ना। फेयर रेंट म्यूनिसिपल वैल्यू में से जो हायर है विल बी कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में से जो लोअर है दैट इज द रीजनेबल रेंट, विल बी कंपेयर्ड विद एक्चुअल रेंट, उसमें से फिर इन दोनों में से जो हायर है दैट इज द जीएवी,
और आगे का कार्यक्रम सेम। म्यूनिसिपल टैक्सेस जो है कभी कभार परसेंटेज फॉर्म में लिखा रहता है, तो इट्स टू बी टेकन एज अ परसेंटेज ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू एंड नॉट एज अ परसेंटेज ऑफ जीएवी। कभी कभार म्यूनिसिपल टैक्सेस पेएबल लिखा रहेगा तो उसका डिडक्शन मत लेना। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट लिखा रहेगा, उसका भी डिडक्शन मत लेना। ओनर ने जो पे किया, भले पिछले साल का अभी पे किया, तो अभी उसका डिडक्शन मिलेगा, बराबर है। इंटरेस्ट डिडक्शन पे लेट आउट प्रॉपर्टी में कोई लिमिट नहीं लगती है, डीम लेट आउट में भी नहीं लगती। देन प्रॉपर्टी को लेट आउट किया लेकिन वेकेंट थी, बट वैकेंसी के बावजूद एक्चुअल रेंट ज्यादा ही है, तो फिर जीएवी इज इक्वल टू एक्चुअल रेंट। तीसरा केस, प्रॉपर्टी को लेट आउट किया लेकिन पार्ट ऑफ द ईयर के लिए वैकेंट थी और वैकेंसी के कारण एक्चुअल रेंट रीजनेबल रेंट से कम है, तो सेक्शन 23(1)(c) लग जाता है और एक्चुअल रेंट इज टेकन एज द जीएवी। सी हाउ मेनी सेक्शंस यू आर एबल टू रिमेंबर? 23(1)(c), सेक्शन 23(4), क्या था 23(4)? सेक्शन 23(4) सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, उसका एनएवी नहीं लेते, आएगा इनफैक्ट अगले पेज पे। ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी सेक्शन नंबर लिखा 23(2) था, सॉरी माय मिस्टेक। 23(4) वो वाला था जहां पर हम लोग जो डीम लेट आउट रहता है ना, डीम लेट आउट का था सेक्शन 23(4), ठीक है। 23(2) सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ऑक्यूपाइड बाय द असेसी और फैमिली मेंबर, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, ओके, ऑक्यूपाइड तो फॉर रेसिडेंस। अब एनएवी नील ले लेते, उसमें सिर्फ ये इंटरेस्ट डिडक्शन सिर्फ कब मिलता है? ओनली अंडर द ओल्ड रिजिम। नीचे लिखा है इंटरेस्ट डिडक्शन इज नॉट एट ऑल अवेलेबल अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, बराबर है। इसमें से लॉस हो सकता है ओल्ड रिजिम में हो तो, न्यू रिजिम में तो इसका पूरा वैल्यू जीरो होता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट का डिडक्शन ले रहे हो अगर, तो वो भी लिमिट में मिलता है। कितना मिलता है? 30,000 और 2 लाख, विच एवर इज एज द केस में भी। स्मार्ट हो गए आप लोग। 30,000 और रुपीज 2 लाख, 2 लाख की लिमिट लगती है अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है। एक तो आपने लोन 1499 है उसके बाद लेना है, लोन एसी के लिए लेना है, एसी एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन, एसी वही तो बोल रहा हूं मैं, और एसी कब तक कर लेना है? 5 साल के अंदर। एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ही बोल रहा था मैं, शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा था, मुझे लगा आपको समझ जाएगा, बोले नए एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन। गुड, समझ रहे हैं यहां तक के? देन इसमें फिर डिडक्शन म्यूनिसिपल टैक्सेस का नहीं मिलता है, रीजनेबल रेंट का कोई मीनिंग नहीं होता है। सेक्शन 23(2) वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैक्सिमम कितनी प्रॉपर्टी इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं? 2 से ज्यादा रही तो फिर क्या होता है? कहां गया ये रहा केस नंबर 7 है ना, तो अप्लाई होता है आपका सेक्शन 23(4), है कि नहीं। तो उसमें हम लोग एक प्रॉपर्टी को, आई मीन 2 के अलावा जो प्रॉपर्टीज है सेल्फ ऑक्यूपाइड, उसको डीम टू बी लेट आउट मान। उसमें एक्चुअल रेंट तो रहता नहीं है, तो उसका जो रीजनेबल रेंट है उसी को जीएवी मानते, फिर उसमें ये सब डिडक्शंस एक्चुअल मिल जाते, ठीक है ना। एंड देन हमने देखा था, क्या देखा था हमने? केस नंबर 5, प्रॉपर्टी को अगर लेट आउट किया कुछ पीरियड के लिए एंड सेल्फ ऑक्यूपाई किया कुछ पीरियड के लिए, तो फिर हम लोग उसका रीजनेबल रेंट पूरी पीरियड का लेंगे एंड एक्चुअल रेंट एक्चुअल पीरियड का लेंगे, विच इज लिटिल इलॉजिकल, लेकिन वैसा ही करेंगे। एंड उससे हमको जीएवी मिलता है, हायर ऑफ एक्चुअल रेंट और रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, उसमें से हम माइनस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस। ये समझे आपको? देन केस नंबर 6 हमने देखा था, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने देखा शायद आज के टेस्ट में भी शायद अच्छे चांसेस है कि इस पे कोई क्वेश्चन आ जाए, है ना, कि आएगा। वही मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? आएगा ना। आपको चाहिए तो पेपर पहले से दे सकता हूं, कोई बात नहीं, है ना। आज तो टेस्ट में बातें मत करना, आज तो कम लोग हैं, मस्त फैल के बैठना, बढ़िया, है ना, बातें नहीं करने का बिल्कुल। चलिए, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग? बात कर रहे थे कि बात नहीं करना है। लेट आउट प्रॉपर्टी और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, एक ही प्रॉपर्टी के अगर 2 पार्ट्स हैं, तो एक पार्ट को हम लोग लेट आउट कर रहे, एक को सेल्फ ऑक्यूपाई कर रहे, तो ट्रीट एज इफ दे आर 2 सेपरेट प्रॉपर्टीज। तो उसकी सभी वैल्यूज का हम लोग प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन कर लेंगे। एक्चुअल रेंट में प्रोपोर्शन नहीं लगाएंगे क्योंकि वो तो लेट आउट वाले पार्ट का ही रहेगा, और फिर लेट आउट वाले पार्ट का सेपरेट कैलकुलेशन करके उसका इनकम निकल जाएगा, उसमें इंटरेस्ट विदाउट एनी लिमिट मिल जाएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पार्ट में इंटरेस्ट का डिडक्शन जो है वो मिलेगा अगर हम लोग ओल्ड रिजिम में है तो, एंड इंटरेस्ट के कारण लॉस हो सकता है, वो लॉस दूसरे इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस दूसरे हाउस प्रॉपर्टी हेड की दूसरे इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, और नहीं हुआ तो कोई और हेड से भी उस साल कर सकते हो, नहीं हुआ तो फिर आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अप टू
8 years, 8 असेसमेंट ईयर्स, ध्यान आ रहे। देन ये सब हम लोग ने डिस्कस कर लिया। ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम भी देख लिया है ना। सेक्शन 24B का लेट आउट और डीम लेट आउट में तो दोनों रिजिम में डिडक्शन अवेलेबल है ना, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में डिडक्शन इंटरेस्ट का अवेलेबल ओल्ड रिजिम में अवेलेबल है, न्यू रिजिम में अवेलेबल नहीं है। अब इंटरेस्ट की अगर हम लोग बात करें, इंटरेस्ट के पहले ये केस और एक देख लो लास्ट, को ओनर वाला। को ओनर में क्या करते हैं हम लोग, ये को ओनर कैलकुलेट सेपरेटली एज पर देयर प्रपोर्शन, दोनों को अपना अपना डिडक्शन का लिमिट अप्लाई होता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड रही तो 30,000 या 2 लाख है ना, उसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यू मिला होगा अगर आपने किया था तो। देन इंटरेस्ट की हम बात करें तो इंटरेस्ट के दो एलिमेंट्स होते हैं यहां पर, एक होता है करंट ईयर इंटरेस्ट और एक होता है प्री एक्विजिशन या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, उसका 1/5 मिलता है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब तक देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, अप टू 31st March preceding the date of construction or acquisition, from the date of loan up to 31st March, बराबर है। तो वो पीरियड का जो इंटरेस्ट रहता है उसका 1/5 हम लोग कर लेते हैं, और वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट 5 साल तक के मिल जाता है। एंड करंट ईयर का तो पूरा इंटरेस्ट मिल ही जाता है, हमारे लिए ईयर ये है, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट आ जाता है। इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इस टोटल इंटरेस्ट पे लिमिट लगाई जाती है, 30,000 या 2 लाख वाली जो लिमिट लगाना है। ओल्ड रिजिम में है तो, न्यू रिजिम में है तो ये तो टोटल इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है सेल्फ ऑक्यूपाइड में, बराबर है। फिर इसके हम लोग ने केसेस देखा था। देखो प्रॉपर्टी यहां पर कंस्ट्रक्ट हुई तो फिर तो ये प्री कंस्ट्रक्शन है, अंडरस्टूड है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी ईयर के बीच में कंस्ट्रक्ट हुई तो भी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हमारा मार्च में जो है यहां पर आकर के कंप्लीट हो रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड, बराबर है। एंड देन ये वाले केस में यहां पर क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी पहले ही कंप्लीट हो गई थी पिछले साल, तो इसका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड उसके पहले तक के था, ओनली फॉर दीज 11 मंथ्स, और ये इसका सेकेंड ईयर है तो इधर भी 1/5 मिल जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का। क्या हमने काफी सारे क्वेश्चंस में अप्लाई है ना, बोलिए। अब इंटरेस्ट के बारे में और क्या क्या देखे हम लोगों ने, इंटरेस्ट के बारे में एक चार्ट, हाँ ये वाला एक चार्ट था। अगर लेट आउट या डीम लेट आउट है तो नो लिमिट, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, न्यू रिजिम में है नो डिडक्शन, ओल्ड रिजिम में है लोन 191499 के बाद लिया, एसी के लिए लिया, 5 साल में कर लिया तो 2 लाख, वरना हमेशा 30,000। 5 years period is to be taken from the end of the financial year in which the loan was taken। फिर एक केस हमने पढ़ा था डीम लेट आउट के जैसा कि हम लोग अगर स्टॉक इन ट्रेड में प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं, ओके, सेल करने के लिए, तो उसको हम लोग अगर बेच नहीं पाए तो फर्स्ट 2 years तक के, कंस्ट्रक्शन वाली ईयर के बाद 2 years तक के उसका एनएवी निल लिया जाएगा। सेक्शन 23(5) था शायद, ठीक है, देखो आप बुक में आपको थियरी में मिलेगा। एंड देन लास्ट एक ये पॉइंट हम लोग ने देखा था कि कैसे कैलकुलेशन होगा आरओआर के लिए। तो प्रॉपर्टी कहीं भी लोकेटेड है, रेंट कहीं भी मिला, द इनकम विल बी टैक्सेबल इन इंडिया, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के लिए। देन अगर एनओआर या एनआर है तो उसके लिए प्रॉपर्टी अगर इंडिया में लोकेटेड है तो रेंट भले कहीं भी मिला, इनकम इज अक्रूड इन इंडिया, डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया, इट विल बी टैक्सेबल। प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है लेकिन उसने रेंट इंडिया में रिसीव कर लिया, अगेन इनकम विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। एक ही केस में इन लोगों के हाथ में इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी जब प्रॉपर्टी भी बाहर है और रेंट भी बाहर रिसीव किया। वैसे अगर बाहर की प्रॉपर्टी का इंडिया में टैक्स लगता भी है तो बाहर की जो म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह उसका भी डिडक्शन मिलता है ना, ये सब भी हमने देखा। ठीक है, इतनी सारी चीजें पढ़ा था हम लोगों ने। अब इसके अलावा आपके दिमाग में और भी कोई डाउट्स है तो बताइए। इंटरेस्ट पेएबल टू नॉन रेसिडेंट में टीडीएस का डिफॉल्ट किया तो डिडक्शन नहीं मिलता है, वो एक पॉइंट लिखा था छोटा सा। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है तो इसलिए और कोई बाकी डिडक्शंस नहीं मिलते जैसे कि रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह। देन इसमें 2-3 पॉइंट्स और बच गए हमारे रिलेटेड टू अरियर्स ऑफ रेंट, है ना, अनरियलाइज्ड रेंट। पहली बात तो अनरियलाइज्ड रेंट जनरेट कब होता है, जब 4 कंडीशंस रूल 4 की सेटिस्फाई होती है ना। अनरियलाइज्ड रेंट को हम लोग एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल में से माइनस करते हैं। 4 कंडीशंस, द टेनेंट शुड नॉट बी इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी, इट शुड बी अ बोनाफाइड अग्रीमेंट, टेनेंट शुड हैव वेकेटेड द प्रॉपर्टी or steps should have been taken to compel the assessee to compel the tenant to vacate the property, and legal proceedings should have been initiated or AO should be satisfied that such proceeding would be useless। तो अनरियलाइज्ड रेंट बोल करके एक्चुअल में से हम हटा सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में कभी वो अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर हो जाता है
तो सेक्शन 25A के अंडर में 30% डिडक्शन के बाद हमको वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है इन द ईयर इन विच द अमाउंट इज रिसीव्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। उस साल हम प्रॉपर्टी के ओनर है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली अरियर्स ऑफ रेंट जो रहता है, फ्यूचर में जब अमाउंट रिकवर हो जाता है तब क्या होता है, तब 30% डिडक्शन के बाद सेम सेक्शन 25 कैपिटल ए डिडक्शन के बाद वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। ये भी एक चीज बच गई थी। अब आप बताइए पेजेस पलटा के कि कुछ बचता है, कुछ आपको समझना है तो बताइए। यस, सेक्शन 48(2) वो चैप्टर का। और कोई ये वाले चैप्टर से संबंधित कुछ पूछना है किसी को? चलिए ठीक है।